हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अभी तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो पहला पार्ट है हमारा, उसके आगे से मैं अब कंटिन्यू करूँगी। तो हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे, फिर उसके आगे मैं यहाँ से मातृकला से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मातृकला क्या है? तो मातृकला को अगर डिफाइन करें तो मातृकला जिसको हम कहेंगे मातृत्व है कि चैम्बर्स डिक्शनरी ने इसकी परिभाषा दी कि शिशु पालन के लिए आवश्यक ज्ञान एवं दक्षता, और शिशु पालन से तात्पर्य है बालक को छोटे से बड़ा करना, निर्भर से आत्मनिर्भर बनाना, सहायक से स्वावलंबी बनाना। देखिए कितनी बढ़िया परिभाषाएं दी है चैम्बर्स डिक्शनरी ने कि छोटे से बड़ा करना, निर्भर से आत्मनिर्भर बनाना तथा सहायक से स्वावलंबी बनाना। ठीक है, तो मातृकला एवं शिशु पालन जो है, इसका क्या महत्व है और इससे हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, ये प्रश्न आता है और इसलिए आप इसको देखें। तो ये आपका सेकेंड पार्ट होगा। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। उसमें क्या है कि प्रश्न ही मैं यहाँ पे थ्योरी एक्सप्लेन करूँगी। तो मातृकला एवं शिशु रक्षा जो है, उसका अध्ययन जो करते हैं उससे हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहली बात अगर हम बात करें तो गर्भावस्था की आवश्यकताओं एवं उनकी पूर्तियों का ज्ञान। ठीक है, कि गर्भावस्था में किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं और किस प्रकार से उसकी पूर्ति की जा सकती है, पूर्ति करना। ठीक है, गर्भावस्था में शिशु का उचित विकास में सहायक, तो क्या करने, उसके उचित विकास में सहायता के लिए इसके लिए ये हमें मातृकला का ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद है प्रसवकालीन जानकारी प्रदान करना। क्या? प्रसवकालीन जानकारी प्रदान करना। फिर फोर्थ है इसका मातृत्व प्राप्ति में सहायक, मतलब मातृत्व प्राप्ति में सहायक कि नव जो युवतियां हैं उनको मातृत्व के लिए विभिन्न योग्यताओं का ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ मातृत्व में बाधक तत्वों की भी जानकारी मिले, जिससे कि वो उससे निपटने के लिए या फिर उससे उपचार पाने के लिए तत्पर हों। अगला हमारा है कि गर्भावस्था के महत्व का ज्ञान, कि गर्भावस्था का क्या महत्व होता है, क्या अवेयरनेस उस समय रखनी चाहिए, इस पर भी प्रकाश डालती हैं। और मातृकला जो होता है ज्ञान किसी राष्ट्र को स्वस्थ नागरिक प्रदान करने में सहायक हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे अगर हमारे बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे तो आने वाला जो हमारा भारत है वो स्वस्थ होगा और उसका क्या निर्माण अच्छे से होगा। तो शिशु पालन की दिग्दर्शिका के रूप में सहायक, तो मातृकला क्या है कि जैसे बिल्कुल एक गाइड की तरह कार्य करता है। अगर आपको मातृकला का ज्ञान है कि बच्चे को किस तरह से पालना है, तो वो एक आपको गाइड प्रदान करता है। स्वस्थ आदतों के निर्माण में अगर मालूम है आपको, तो अच्छी आदतों का निर्माण होगा, तो इसमें भी आपको सहायता प्रदान करेगा। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में सहायक, तो माता और शिशु मृत्यु दर दोनों कम होगी, क्योंकि जब हेल्दी खाएंगे, ढंग से रहेंगे, अनीमिया नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। फिर जन्म दर कम करने में सहायक, जिसको मातृकला का ज्ञान है, परिवार नियोजन का भी उसको ज्ञान होगा, तो उससे क्या होगी, जन्म दर में भी कमी आएगी। और सामाजिक जो हमारे अंधविश्वास एवं बुराइयां हैं उनका भी अंत हो पाएगा। हाँ, तो ये तो हमारा हो गया कि अगर मातृकला जो है उसका ज्ञान है तो उसका क्या क्या महत्व हो सकता है। अब मैं बात करूं कि जो मातृत्व है, जैसे कोई भी युवती जब उसका विवाह होता है, फिर उसके बाद वो माँ बनती है, तो उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो बात करती हूँ मैं सबसे पहले जो योग्यताओं की, वो कौन सी है, योग्यता कौन सी, मातृत्व की जो योग्यता है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। पहली योग्यता है जैविकीय मतलब आपका बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में मतलब कि आपके जो शरीर हैं वो स्वस्थ हों, परिपक्व होने चाहिए। और लैंगिक, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या, लैंगिक योग्यता मतलब सेक्सुअल फिटनेस। फिर संतानोत्पत्ति की योग्यता कि संतान को उत्पन्न करने वाला शरीर है या नहीं। और वंशानुगत योग्यता के अंतर्गत क्या आएगा हमारा कि जो शिशु में विभिन्न गुणों का समावेश वंशानुक्रम के आधार पर होता है। शारीरिक बनावट, त्वचा, रंग, बुद्धि आदि गुणों के साथ साथ कुछ रोग भी वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप शिशुओं में आ जाते हैं। मुख्यतः मधुमेह, आँखों के कुछ रोग, मंद बुद्धि वंशानुक्रम के फलस्वरूप आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बायोलॉजिकल में हमारे 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक आपकी आती है लैंगिक योग्यता, दूसरी है आपकी संतानोत्पत्ति की, कौन कौन सी हो गई, एक जैविकीय में एक लैंगिक योग्यता, दूसरी है आपकी संतानोत्पत्ति की योग्यता और तीसरी है इसमें वंशानुगत योग्यता।
कौन सी? वंशानुगत योग्यता उसके अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद ये तो हो गई आपकी जैविकीय, ठीक, योग्यताओं की बात करें। फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैविकीय योग्यताओं के बाद अगर हम बात करें तो हमारी दूसरी कौन सी हो जाती है? मनोवैज्ञानिक योग्यता। मनोवैज्ञानिक योग्यता मतलब साइकोलॉजिकल फिटनेस। साइकोलॉजिकल फिटनेस जो है वो किसी भी युवती के लिए ये है कि उसे मतलब दिमाग भी उसका इस बात के लिए मैच्योर हो कि वो किस तरह से वो माँ बनने वाली है, तो वो उसके लिए माँ बनने के लिए तैयार हो, अपने दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार हो, जिससे कि उसका जो भय है वो कि ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की भी योग्यता होनी चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक योग्यता के अंतर्गत यही आएगा कि ऐसा नहीं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर की भावना हो, बेहोश हो जाए, या फिर अपने संवेगों पर नियंत्रण ना कर पाए, बहुत ज़्यादा क्रोध वगैरह भी नहीं आना चाहिए ना जब, तो ये सारी चीज़ें आपकी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो पहली फर्स्ट हमारी कौन सी हो गई थी? जैविकीय योग्यता। जैविकीय योग्यता में 3 योग्यताएं थी, ओके। फिर दूसरी हमारी हो गई मनोवैज्ञानिक योग्यता, और तीसरी हमारी कौन सी हो गई? आर्थिक योग्यता। आर्थिक योग्यता में मतलब आपके पास धन का प्रबंध हो कि अब आवश्यकता पड़ने पर आपको परेशान ना होना पड़े, तो आर्थिक योग्यता। तो ये सारी तीनों जब योग्यताएं हों तभी एक स्त्री को माँ बनने के लिए तैयार होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे मातृत्व से क्या मतलब है। मातृकला के बारे में आ जाता है प्रश्न, तो अब इसी क्रम में हम लोग आगे कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। मातृत्व के लिए योग्यता है जैविकीय, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक। देखिए तीनों तरह से है, हाँ। तो यहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे तो आप आंसर फट से कर लेंगे। तो उपरोक्त सभी। फिर दूसरा है आपकी जैविकीय योग्यता। जैविकीय योग्यता में लैंगिक योग्यता, संतानोत्पत्ति की योग्यता और वंशानुगत, तो ये हमें मालूम है, तो ये तीनों हो जाएगी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रजनन शक्ति अत्यधिक तीव्र रहती है, तो जो प्रजनन शक्ति का जो समय है वो सबसे ज़्यादा कब रहता है? ये 24 वर्ष तक सबसे ज़्यादा होता है। अगर कहा जाए तो 24 वर्ष से लेकर के और आपका 35 वर्ष तक, 18 यहाँ पे बात करते हैं। अगर 18 से लेकर के 35 वर्ष का जो है वो बहुत ही प्रजनन शक्ति का जो मतलब बहुत ही अच्छी होती है इस समय में। तो यहाँ पे 24 वर्ष लिखा है, तो इसलिए 24 वर्ष यहाँ पे करेक्ट होता है। स्त्रियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है कब? 12 से 13 वर्ष, 15 से 16, 17 से 18, 20 से, तो हम सभी जानते हैं 12 से 13 वर्ष में प्यूबर्टी आती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मातृकला एवं शिशु रक्षा के अध्ययन से हमें लाभ है। मातृ प्राप्ति में सहायक, प्रसवकालीन जानकारी, गर्भावस्था के महत्व का ज्ञान, उपरोक्त सभी। देखिए ये सारी चीज़ें अगर ये मैंने अभी आपको बता दिया पढ़ी हुई हैं तो आप इसका आंसर कर ले रहे हैं, वरना क्या होता किसी एक पे आप टिक कर देते या बी पे कर देते। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर गर्भाधान न होने का कारण क्या है? प्रजनन अंगों की बनावट का दोषपूर्ण होना, पुरुष का शारीरिक रूप से निर्बल होना, स्वास्थ्य शुक्राणुओं का अभाव होना, उपरोक्त सभी। तो ये क्या हो जाता है हमारा? उपरोक्त सभी। तो ये कौन सी आपकी जैविकीय जो है फिटनेस है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर वंशानुगत जनित रोग कौन सा है? हृदय रोग, फालिज, मधुमेह, उपरोक्त सभी। तो वंशानुगत जनित रोग इसमें क्या है आपका? डायबिटीज़ भी वंशानुक्रम के कारण होता है। अगर बॉडी का कोई एक पार्ट आपका ख़राब है तो उसके कारण भी हो सकता है, और हृदय। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होता है। अगला है हमारा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो मैंने आपको बताया था कि स्त्री प्रजनन अंग के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे कि स्त्री प्रजनन अंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछता इसमें। तो स्त्री प्रजनन अंग 2 प्रकार के, एक कौन से हैं? बाह्य है और एक आंतरिक है। नाम आप सबका ध्यान रख लीजिए, पूछ लेगा कि बाह्य के अंतर्गत कौन सा आता है और आंतरिक के अंतर्गत आते हैं। तो बाह्य अंगों का एक एकत्रित रूप से भग, जिसको क्या वुल्वा कहा जाता है, जो बाह्य है उसको क्या भग के रूप में या वुल्वा कहा जाता है, जो स्त्री को बाह्य शारीरिक संरचना का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत ये सारे आएंगे। आपके कौन कौन से आएंगे? आपका पहला आएगा वेस्टिब्यूल है, फिर दूसरा है योनि का बाह्य छिद्र, फिर तीसरा है मूत्र मार्ग का बाह्य छिद्र, चौथा है आपका लेबिया माइनोरा, पांचवा है क्लिटोरिस,
छठा है मांस प्यूबिस, सातवां है लेबिया मेजारा और आठवां है पेरिनियम। तो इस तरह से 8 हैं आपके, और आपको ये एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आप इसको नोट भी कर लें, थोड़ा दिमाग में याद है आपको तो और आपको याद हो जाए कि क्या है आपका वेस्टिब्यूल, फिर उसके बाद फिर दूसरा है आपका योनि का बाह्य छिद्र, तीसरा है आपका मूत्र मार्ग, चौथा है लेबिया माइनोरा और पांचवें में है किल्टोरिस, छठवें में है मॉन्स प्यूबिस। ओके, छठवें में क्या है मांस प्यूबिस, और ये क्या है वसायुक्त त्वचा की ढकी हुई संरचना है, गद्दीदार संरचना है लेबिया मेजारा। और फिर आठवां हो जाता है पेरिनियम। पेरिनियम त्वचा का वह भाग है जो योनि छिद्र से लेकर पीछे गुदाद्वार तक फैला रहता है, ये आपका पेरिनियम है। फिर दूसरा है आपका आंतरिक प्रजनन अंग। तो आंतरिक प्रजनन अंग में कौन से अंग आएंगे आपके, आंतरिक प्रजनन अंग में आता है आपका जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ आप इसको नाम ध्यान रखिए कि बाह्य प्रजनन अंग के अंतर्गत कौन सा आएगा और आंतरिक के अंतर्गत कौन सा आएगा। तो इसमें आपका योनि है, गर्भाशय है, अंडवाहिनी है, अंडाशय है। ठीक है, तो स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारी, उसके आएंगी योनि, पहला हमारा आ जाएगा ये आंतरिक, ये बाह्य था यहाँ पे तो इसको हम क्या करते हैं आंतरिक प्रजनन अंग। आंतरिक प्रजनन अंग के अंतर्गत क्या आएगा हमारा, पहला आ जाता है योनि जिसको हम क्या किस नाम से, वेजाइना के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है हमारा गर्भाशय, क्या होता है गर्भाशय। ओके, गर्भाशय हो गया। फिर तीसरे पे हमारा आता है अंडवाहिनी, क्या अंडवाहिनी, जिसको हम क्या कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और चौथा है हमारा अंडाशय। ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, तो योनि की अगर हम बात करें तो योनि क्या है, ये गर्भाशय से बाह्य त्वचा तक का मार्ग योनि कहलाता है। योनि की दीवार तंतुमय तथा पेशीय ऊतकों की बनी हुई होती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं इसमें से पूछता है, सिर्फ आप सबका नाम याद करके रखिए। ठीक है, फिर योनि की जो नली होती है उसका वो कितनी लंबी होती है, वो 5 इंच तक लंबी होती है, जो गर्भ द्वार से प्रारंभ होकर योनि द्वार तक जाती है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा आता है गर्भाशय। गर्भाशय क्या है भाई, गर्भाशय जिसको यूट्रस और वॉर्म, चाहे यूट्रस कहेंगे या वॉर्म कहेंगे। तो गर्भाशय श्लैष्मिक झिल्ली का बना एक थैला है जो उदर गुहा से मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित होता है। इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। गर्भाशय की रचना भी अत्यंत लचीली होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है ये आपका इसका आकार कुछ कुछ नाशपाती के समान होता है और इसके सक्रिय भाग में एक छिद्र होता है जिसे गर्भ छिद्र कहा जाता है। ये फिर आपका क्या हो गया, आपका गर्भाशय हो गया। और गर्भाशय का जो निर्माण है उसका निर्माण की 3 परतें हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। बाह्य परत है, मध्य परत है तथा आंतरिक परत है। तो 3 परतें हैं जिसमें इसका निर्माण होता है। तो बाह्य परत है जो गर्भाशय के ऊपरी भाग को ढकने का कार्य करती है, और यह फंडस के ऊपरी भाग तथा गर्भाशय के बाहरी भाग से चिपकी रहती है। बी हमारा है, दूसरी है हमारी मध्य परत। कौन सी परत है, मध्य परत है। मध्य परत मतलब बीज की परत है और यह लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है या लेओमेट्रियम कहलाती है। क्या बीच वाली जो परत है वो क्या कहलाती है, लेओमेट्रियम कहलाती है। और आंतरिक परत जो है वो एंड्रियोमेट्रियम कहलाती है। तो आप याद रखेंगे बीच वाली परत आपकी लियोमेट्रियम और सबसे आंतरिक परत एंडोमेट्रियम कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये गर्भाशय और गर्भाशय के मुख्य भाग की अगर हम बात करते हैं तो जो गर्भाशय के 3 भाग हैं, तीनों भागों को विभाजित किया गया। ऊपरी भाग को फंडस, मध्य भाग को बॉडी और यूट्रस जिसको के बीच का भाग जिसको स्थमस कहलाता है। ठीक है, और निम्न भाग जिसको कर्विक्स कहा जाता है। तो ये 3 भाग है जिसको इन्होंने अलग अलग भाग में बांटा है। ठीक,
और गर्भाशय का कार्य क्या है? मासिक धर्म का गर्भाशय का कार्य क्या है? मासिक धर्म का आवश्यक अंग है। ये भ्रूण के विकास के लिए पोषण के अवसर प्रदान करता है। प्रसव के समय पेशियों का संकुचन विमोचन होता है और गर्भ की प्रतिस्थापना करता है। फिर उसके बाद आपका गर्भ का विकास करता है तथा 9 माह तक शिशु को इसी में रहता है। अंडवाहिनी क्या है? जिनको फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, तो अंडवाहिनी संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इनकी लंबाई 4 इंच है और गर्भाशय के दाएं और बाएं ओर स्थित होती हैं। या एक ओर डिंब ग्रंथि तथा या अंडाशय से मिली होती हैं तथा दूसरी ओर गर्भाशय से। एक ओर किससे? डिंब ग्रंथि से, और दूसरी ओर किससे मिली होती है? ये किससे मिली रहती हैं? ये गर्भाशय से मिली हुई रहती हैं। तो ये हमारी कौन सी हो गई? अंडवाहिनी, या जिसे फैलोपियन ट्यूब। और जो निषेचन की बात होती है वो इसी में होती है। और इसमें डिंबवाहिनी आपकी हो गई। फिर मैं बात करूं अंडाशय। अंडाशय का मतलब ओवरीज। ओवरीज क्या है? तो ये उदर गुहा गर्भाशय के मतलब नीचे की ओर दाईं तथा बाईं ओर स्थित होती हैं। तो ये आपके अंडाशय मतलब अंडाशय जो है ये उदर गुहा में गर्भाशय के दाईं तथा बाईं ओर स्थित रहता है और इसका आकार किसके समान होता है? बादाम के समान होता है। दाईं और बाईं ओर मतलब 2 होता है। ठीक है, और ये फिर इसकी लंबाई 1 इंच तथा गोलाई आधा इंच होती है। तो 1 इंच लंबाई हो गई और इसकी जो गोलाई है वो कितनी हो गई? आधा इंच हो गई, इसलिए बादाम के आकार का होता है। और यौनावस्था से पूर्व भी इसमें सैकड़ों जनन कोशिकाएं होती हैं, किंतु यौनावस्था आने पर इसमें प्रति मास एक परिपक्व डिंब तैयार होता है। अच्छा, परिपक्व डिंब पूछेगा तो एक ही तैयार होता है और उसको तैयार होने में कितना समय लगता है? 28 दिन का समय लगता है और यह डिंब एक बड़ी कोशिका के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ डिंब के परिपक्व होने पर डिंब कोश फट जाता है तथा डिंब ग्रंथि से बाहर निकलकर डिंब वाहिनी में चले जाते हैं। ओके, तो इसकी रचना कैसी होती है? अंडाशय की रचना तंतुमय ऊतक पेशी से बनी होती है। अंडाशय का बाह्य भाग कार्टेक्स कहलाता है पर जनजातीय एपिथीलियम का आवरण होता है। कॉर्टेक्स पर जननीय एपिथीलियम का वायरस होता है। तो मतलब जर्मिनल एपिथीलियम का वायरस होता है। और कार्य क्या है इसका? 3 कार्य है। अंडाणु का उत्पादन करना, मासिक धर्म पर नियंत्रण करना और फिर उसके बाद ये जो है आपका प्रजनन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, इनका उत्पादन करना, ये इनका मुख्य कार्य होता है। प्रत्येक अंडाणु में कोश होता है जिसे कि क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि फॉलिकल क्या है? तो प्रत्येक अंडाणु में जो कोश होता है उसी को क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। और प्रत्येक बालिका के अंडाशय में जन्म से ही 2 लाख से 4 लाख तक फॉलिकल पेशियां पाई जाती हैं। कितनी? 2 लाख से 4 लाख तक की फॉलिकल पेशियां पाई जाती हैं। और यौन अवस्था के आरंभ में प्रत्येक अंडाशय में लगभग इनकी संख्या 10,000 तक हो जाती है ही रह जाती है। ओके, तो शुरू में ज़्यादा होती है और यौनावस्था के आरंभ में क्या हो जाती है? 10,000 तक हो जाती है। फिर अगला है हमारा, बात करें स्त्री प्रजनन से जुड़ी अन्य स्थितियां। अगर कुछ अन्य स्थितियों की बात हम करें कि स्त्री प्रजनन में तो वहाँ पे जो फॉलिकल अंडाणु हैं, जब फॉलिकल अंडाणु के रूप में परिपक्व हो जाता है तब अंडाशय से बाहर आता है। जो फॉलिकल सेल्स हैं वही अंडाणु के रूप में क्या होती है? परिपक्व होती है, तब वो अंडाशय में आती हैं तथा डिंब वाहिनी नली में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? डिंब वाहिनी नली में आ जाती हैं। और फिर उसके बाद इसके मध्य गर्भाशय की आंतरिक दीवार निषेचित अंडे फर्टिलाइज्ड एग को ग्रहण करने के लिए पूर्व तैयारी करने लगती हैं। अंडाणु बनने के बाद यदि निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय अंतःस्तर विमोचित हो जाता है और यही क्रिया क्या कहलाती है? मासिक धर्म की क्रिया कहलाती है। और ये कितने दिन की? 28 दिन की होती है। अगर बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की तो कितना समय लगता है? 28 दिन का। अगर कहें मिनार्के और मेनोपॉज, मिनार्के की बात करते हैं। मिनार्के का मतलब फर्स्ट पीरियड जब आता है तो वो मेनार्के है। मेनोपॉज क्या है कि जब फर्टिलिटी का ह्रास होता है तो वो मेनोपॉज कहलाता है। तो मेनोपॉज कब से? 40 से 50 वर्ष तक की आयु तक हो सकता है। प्यूबर्टी हम सभी जानते हैं, प्यूबर्टी क्या? 12 से 14 वर्ष तक। तो ये मेनार्के वाला स्थिति है। तो यहाँ पर हमारा
स्त्री के मैंने आंतरिक अंग बाह्य अंग दोनों बता दिए आपको, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं। स्त्री जनन अंग नहीं है, शुक्राशय, गर्भाशय, अंडाशय, डिंबवाहिनियाँ। तो गर्भाशय भी, डिंबाशय भी, अंडाशय भी है, शुक्राशय स्त्री नहीं पुरुष जनन अंग है। गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? तो गर्भाशय की लंबाई आपकी होती है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो गर्भाशय की लंबाई जो है वो 11 सेंटीमीटर होती है, जबकि योनि का जो मार्ग होता है वो कितना, नलिका जो होती है वो कितनी होती है? ये 5 सेंटीमीटर होती है। तो गर्भाशय का 11 सेंटीमीटर होता है। गर्भाशय का भार कितना होता है? 20 से 30 ग्राम, 40 से 50 ग्राम, 40 से 60 ग्राम, 20 से 40 ग्राम। हाँ, तो गर्भाशय का भार कितना होता है? 40 से 60 ग्राम तक होता है। रज उत्पन्न करने वाला स्त्री का कौन सा हार्मोन है? रज, अंडाशय, गर्भाशय, योनि, फैलोपियन ट्यूब। तो रज उत्पन्न करने वाला स्त्री का जो जननांग है वो क्या है? अंडाशय है। तो अभी मैंने अंडाशय के कार्य बताए थे, तो बताया था ना कि मासिक धर्म जो है उसको क्या करने को, रेगुलेट करने का कार्य करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निस्रावित करता है। अगला प्रश्न है रज उत्पन्न, हाँ, कौन सा अंग? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। स्त्री के प्रजनन अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्त्री के प्रजनन अंगों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हो गए? एक आंतरिक हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? बाह्य। ओके, कौन सा हो गया? एक आंतरिक हो गया और दूसरा हमारा बाह्य प्रजनन अंग हो गए। दो हो गया। फिर उसके बाद अगला है बाह्य प्रजनन अंग हैं। कौन कौन से हैं? बाह्य प्रजनन अंग की बात कर रहा है, आंतरिक की नहीं कर रहा है। तो क्या है? वेस्टिब्यूल और है क्लिटोरिस और मॉन्स प्यूबिस। तो ये सारे हैं, ठीक है। तो अगर हम पढ़े रहेंगे तो हम इसको टिक कर पाएंगे। स्त्री जननांग के आंतरिक प्रजनन अंग कौन से हैं? तो योनि है, गर्भाशय है, अंडाशय है, उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। फिर गर्भाशय का निर्माण होता है 2 परतों से, 3 परतों से, 4 परतों से या 7 परतों से। तो मैंने बताया था आपको गर्भाशय का निर्माण कितने परतों से होता है? तो गर्भाशय का निर्माण 3 परतों से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। गर्भाशय का प्रमुख भाग क्या है? ऊपरी भाग, मध्य भाग, निम्न भाग, उपरोक्त सभी। तो गर्भाशय का जो प्रमुख भाग है वो तीनों इसका प्रमुख भाग है। अंडवाहिनी संख्या में कितनी होती हैं? तो अंडवाहिनियां संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। क्रोमोसोम्स, अब मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स के बारे में। अब हम इसके आगे जब पढ़ेंगे कि गर्भावस्था में प्रारंभ होने वाले लक्षण, या फिर उसके आगे हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो गर्भावस्था में प्रारंभ होने वाले लक्षण एवं संकेत, अगर इनकी बात करें हम, तो प्रजनन कोशिका की परिपक्वता की अगर हम बात करते हैं तो प्रजनन कोशिकाएं किशोरावस्था में आरंभ होने के साथ ही परिपक्व होना आरंभ हो जाती हैं। प्यूबर्टी के बाद ये आरंभ हो जाती हैं। मतलब और आपकी स्त्री प्रजनन कोशिका अंडाणु हो अथवा पुरुष प्रजनन कोशिका शुक्राणु हो, उसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के होते हैं और क्रोमोसोम्स के धागे की भांति पतले होते हैं, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे अंश जिसे गुणसूत्र कहते हैं वो पाए जाते हैं, मतलब जीन्स पाए जाते हैं। और ये जीन्स माता पिता से हस्तांतरण, गुणों का हस्तांतरण करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपका हो जाता है क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि स्त्री का कौन सा XX हो रहता है, XX, और पुरुष का क्या होता है? XY। अंडपात, ओवल्यूशन की अगर बात करें तो जो ग्राफियन फॉलिकल की परिपक्वता के अंडाणु की निष्पत्ति को अंडपात कहते हैं। कहाँ से? जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं उनकी परिपक्वता तथा अंडाणु की निष्पत्ति को क्या कहा जाता है? आपका अंडपात कहा जाता है। पूछ लिया जाए तो आप इसको बता सकते हैं। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो ये गर्भाधान की तीसरी योग्यता निषेचन है और यह गर्भाधान के समय संपन्न होती है। अंडाणु के डिंब वाहिनी नलिका में प्रवेश करने से 12 से 36 घंटों के अंदर आपके शुक्राणु मिल जाने की स्थिति में वह निषेचित हो जाता है। तो जो आपकी डिंब वाहिनी नलिका है, इसी को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। जो अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में कि निषेचन किस जगह
होता है। तो आपकी जो अंडवाहिनी नलिका है उसी में क्या होगा, निषेचन होगा। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। निषेचित होता है संभोग की स्थिति में गर्भाशय का मुख अनेक शुक्राणुओं में जमा हो जाते हैं। तीव्र हार्मोनिक आकर्षण द्वारा डिंब वाहिनी नलिका की ओर खींचे चले आते हैं, जिसमें से एक शुक्राणु अंडाणु की सतह भेद कर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और अपनी पूंछ का बाहरी भाग बाहर कर, तो इस तरह से निषेचन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अंडाणु और शुक्राणु की, तो निषेचित डिंब पोषण के लिए इसमें योग पाया जाता है। अगर जिसका निषेचन, जो फर्टिलाइज एग है उसमें क्या हो जाता है, योग होता है। किसमें, अंडाणु में, ओवम। और अगर स्पर्म की बात करें, जिसको शुक्राणु कहते हैं, स्पर्मेटोजोन या स्पर्म भी हम कहते हैं, तो वो क्या है, उसमें कोई योग नहीं होता और ये पूंछ के द्वारा गति करता है ये शुक्राणु, और जो ये अंडाणु है वो मांसपेशियों के संकुचन एवं विमोचन से आगे की तरफ बढ़ता है। और जो महिला का ओवम जो होता है, मतलब महिला वाला, उसमें प्रत्येक अंडाणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें शुक्राणु में क्या होता है, मतलब आपका स्पर्म में, तो आधे परिपक्व शुक्राणु में 22 मेल व 1 बेमेल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो 22 मेल के होते हैं तथा 1 बेमेल क्रोमोसोम होते हैं। वही सेक्स हार्मोन है और वही उसका किसका सेक्स का निर्धारण करता है। अगर XX हो गया तो फिर फीमेल लड़की होगी और XY हो गया तो लड़का होगा। ठीक है, और X क्रोमोसोम्स जो तुलना के रूप में बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम का आधा होता है। तो जान लीजिए X और Y में अगर आए तो आपका X क्रोमोसोम बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम क्या होता है, यहाँ पर छोटा होता है। तो ये तो क्रोमोसोम्स की बातें हो गई जिसको हम लोग जानते ही हैं। तो गर्भावस्था के लक्षण की बात अगर हम करें तो उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा, एक प्रोबेबल साइन हो जाएगा और एक क्या है, परमिसिव और सब्जेक्टिव साइन हो जाएगा। तो 3 प्रकार के साइन होते हैं कि विधायक संकेत, मतलब विधायक संकेतों के अंतर्गत मतलब पेट का बढ़ जाना, गर्भाशय की आकृति, इनमें सब में बनावट में अंतर आ जाना, तो वो विधायक संकेत में हो जाते हैं। और संभाव्य संकेत मतलब जैसे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, संभावना जिसकी बेहोशी आ जाए, रूखापन आ जाए, चिड़चिड़ी हो जाए, ये हो गया। पूर्व कल्पित तथा व्यक्तिगत संकेत, मतलब उसमें पूर्व व्यक्तिगत, उसमें क्या, इन संकेतों के अंतर्गत मासिक धर्म का रुक जाना, स्तनों का बढ़ना, स्तनों में पीड़ा होना, जी मिचलाना, वमन होना, ये पूर्व कल्पित या व्यक्तिगत संकेत के अंतर्गत आता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि विधायक संकेत के अंतर्गत क्या आएगा और संभाव्य संकेत के अंदर और पूर्व कल्पित और या व्यक्तिगत संकेत के अंतर्गत क्या क्या आता है। जी मिचलाना, वमन होना, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। स्तनों के आकार में वृद्धि, मासिक धर्म का बंद होना, बार बार मूत्र त्याग, पेट का बढ़ना, भ्रूण की सक्रियता, ठीक, स्तनों में परिवर्तन तथा त्वचा में परिवर्तन होना, एक्सरे द्वारा भ्रूण की उपस्थिति की जानकारी, भ्रूण की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले संकेत, तो ये सारी चीज़ें किसमें हैं, गर्भावस्था के लक्षण के अंतर्गत आती हैं। और अगर पूछा जाए कि गर्भावस्था में होने वाले आंतरिक परिवर्तन कौन से हैं, तो उसमें आपका कौन कौन सा परिवर्तन आ जाता है, उसमें आ जाता है आपका मेटाबॉलिक, कौन सा पहला आ जाएगा आपका मेटाबॉलिक परिवर्तन, इसमें स्पेस नहीं मिल पाता लिखने के लिए मुझे, कौन सा मेटाबॉलिक परिवर्तन, कौन सा आ जाएगा आपका मेटाबॉलिक परिवर्तन आ जाएगा इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद अगर बात करें मेटाबॉलिक परिवर्तन, फिर यहाँ पर जिसको चयापचयी परिवर्तन कहेंगे, और बात करें हार्मोन्स में परिवर्तन, क्या हो जाता है, हार्मोन्स में परिवर्तन हो जाता है। तो प्लासेंटा जो जिसको अपरा भी कहा जाता है, तो प्लासेंटा में स्रावित होने वाले हार्मोन्स द्वारा शिशु का पोषण होता है। तो मतलब जो हार्मोन्स उसमें मिलते हैं उसी के द्वारा शिशु का पोषण होता है। और गर्भावस्था में ACTH2 थायरोट्रोपिन की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। कौन सी, थायरोट्रोपिन की क्रियाशीलता में वृद्धि होगी और अधिवृक्क ग्रंथियों में से स्रावित होने वाला कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाता है।
ठीक है, तो ऐसे पता चल जाता है। फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में भी अंतर हो जाता है, जैसे रक्तचाप क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। मूत्र नलिका में होने वाला परिवर्तन, मतलब गुर्दे की जो फिल्टर करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। त्वचा में भी परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसके जो त्वचा है, मुंह, गालों, नाक, इसके पास क्या हो जाता है, माथे पर थोड़ा हल्का भूरे रंग का धब्बा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो स्तनों में परिवर्तन हो गया, उदर मांसपेशियों में परिवर्तन, पेशी कंकाल में परिवर्तन, मतलब जैसे कूल्हे उल्हे की हड्डी क्या थोड़ी चौड़ी हो जाती है, और आपकी नाड़ी संस्थान में, मतलब उसमें पाचन में, चयापचय में और हार्ट बीट में, इन सारी चीज़ों में क्या अंतर हो जाता है। कभी कपकपी आती, कभी पसीना आना, बेहोशी हो जाना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये देखेंगे, ये तो मैंने आपको बताया कि गर्भाधान और गर्भावस्था में प्रारंभ होने वाले लक्षण एवं संकेत कौन कौन से हैं। यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स, इसमें पूछा है कि क्रोमोसोम्स के प्रकार, तो क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, तो AB, FG, CD, XY, तो हम सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, उसको कौन से हैं, X और Y, ठीक। और X किसके, फॉर फीमेल, और Y फॉर मेल, XY है। तो स्त्री को परिपक्वन कोशिका में केवल क्रोमोसोम होते हैं। स्त्री के परिपक्वन कोशिका में स्त्री के पास कौन सा सिर्फ क्रोमोसोम होता है, उसके पास X क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। स्त्री तथा पुरुष में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो कितने, कुल मिला के क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जिसमें से 23 जोड़े पुरुष के पास और 23 जोड़े महिला के पास होते हैं। गर्भावस्था में होने वाला आंतरिक परिवर्तन नहीं है, पूछ रहा है। चयापचयी परिवर्तन ये हो जाएगा, त्वचा में परिवर्तन, मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन और वमन में परिवर्तन। तो आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत जो है वो त्वचा में परिवर्तन, चयापचयी परिवर्तन, मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन, ये सभी आएंगे। वमन क्या है, आंतरिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा, गर्भाधारण के समय निर्धारित होने वाली स्थिति नहीं है, वातावरण, वंशानुक्रम, यौन निर्धारण, बालकों की संख्या। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है वातावरण। निर्धारित, गर्भाधारण के समय वातावरण से कोई मतलब नहीं है। यहाँ यौन निर्धारण, बालकों की संख्या और वंशानुक्रम, हम लोग पीछे इसको पढ़ चुके हैं। गर्भावस्था का शारीरिक परिवर्तन है, उदर का बढ़ जाना, वजन बढ़ना, मासिक धर्म का रुक जाना, उपरोक्त सभी। तो गर्भावस्था के शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। गर्भावस्था के प्रथम 5 माह में पाया जाने वाला लक्षण, जी मिचलाना तथा वमन, हाँ, मासिक धर्म का बंद होना, स्तनों के आकार में वृद्धि, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के अंतिम 4 माह में पाए जाने वाले लक्षण कौन है, स्तनों पर अत्यधिक भार वृद्धि, अंतः उदरीय रक्तचाप, महाप्राचीरा पेशी पर दबाव, जिसकी वजह से टांगों में भारीपन हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या होता है आपका, उपरोक्त सभी। गर्भावस्था की प्रमुख शिकायत नहीं है, सामान्य परेशानी, विशिष्ट परेशानी, गर्भकालीन विषाक्तता और गर्भपात तथा विफल प्रयास। तो यहाँ पर जो गर्भावस्था की प्रमुख शिकायत नहीं है, तो गर्भकालीन विषाक्तता भी है और उसके बाद गर्भपात भी है और ये भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। गर्भावस्था की सामान्य परेशानी नहीं है, कब्ज सामान्य परेशानी है, जी मिचलाना सामान्य परेशानी है, अनिद्रा भी सामान्य परेशानी है, लेकिन हृदयघात सामान्य परेशानी नहीं है। गर्भावस्था में रक्ताल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है, तो प्रोटीन, वसा, लौह लवण, विटामिन ए, तो किसका, आयरन की कमी से हो जाता है। गर्भपात का प्रकार नहीं है, अनिवार्य गर्भपात, विशेष गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात। तो गर्भपात का जो प्रकार नहीं है उसके अंतर विशेष गर्भपात इसके अंतर्गत आता है। RH फैक्टर होता है, ये क्या होता है, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 5 प्रकार का और 7 प्रकार का। जो आपका RH फैक्टर है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक RH फैक्टर जो है वो पॉजिटिव और क्या, RH निगेटिव। तो इस तरह से जो गर्भकालीन विषाक्तता है या फिर आपकी एक प्री एक्लेम्सिया भी होती है ना, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया जो कि आपकी टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में ही आती है, उसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपकी प्री एक्लेम्सिया है ये अक्सर कब दिखाई देती है, जब 30 वर्ष से अधिक की स्त्री होती हैं तब प्री एक्लेम्सिया की स्थिति
दिखाई जाती है। इसमें होता क्या है, अत्यधिक वजन का बढ़ना, मूत्र में प्रोटीन का आना, सूजन आना, उच्च रक्तचाप और कई बार लगातार वमन। तो ये किसके कारण होता है, ये आपका प्री एक्लेम्सिया जो है ये गर्भकालीन की मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो तरह, एक एक्लेम्सिया है, एक्लेम्सिया में भी ऐसा ही होता है, आँखों के सामने धुंधलापन, बिजली सी कौंध, बेहोशी आना, शरीर नीला पड़ना, पेशियों में ऐंठन, तीव्र पीड़ादायक। तो प्री एक्लेम्सिया जो है मतलब प्री एक्लेम्सिया के लक्षण तीव्र हो जाते हैं, मतलब प्री एक्लेम्सिया के लक्षण जब ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं तब एक्लेम्सिया हो जाता है। तो इस रोग में गर्भिणी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये भी आपका, और अगर दीर्घावक्त मतलब अगर लंबे का समय तक देखा जाए तो उस समय की जो टॉक्सीमिया है और प्रेगनेंसी का, उसमें हाई ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, रीनल डिजीजेस मतलब गुर्दे की बीमारी हो सकती है, और आपकी जो डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो इस तरह से ये हो सकता है। तो फिर उसके बाद ये आपका हो गया टॉक्सीमिया है कि जो जटिलताएं होती हैं। तो अगर हम बात करें गर्भपात की, कि गर्भपात की अगर कितने प्रकार का गर्भपात होता है, तो एक होता है आपका संभाव्य गर्भपात। यदि गर्भावस्था के प्रथम 24 से 28 सप्ताह की अवधि में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है तो गर्भपात होना संभव है। फिर भी सावधानी बरतने से गर्भपात को रोका जा सकता है। कितना, 24 से 28 सप्ताह की अवधि तक। और अनिवार्य गर्भपात जो है ये क्या है, अनिवार्य गर्भपात में योनि मार्ग में रक्तस्राव के साथ ही नियमित पीड़ादायक गर्भाशयी संकुचन होने लगता है, जिससे कि ग्रीवा विस्फारित हो जाती है तथा एमनिया निकल जाता है। रक्तस्राव की मात्रा अधिक होती है तथा रक्त चमकीले लाल रंग के थक्कों सहित निकलता है। गर्भवती को विश्राम करना चाहिए। इस तरह के गर्भपात में अधिकांशतः भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। यदि रक्तस्राव तीव्र हो गया हो तो रोगी को बेहोश करके चूषण करवाया जाना चाहिए, मतलब कि अबॉर्शन करवा देना चाहिए। और अपूर्ण गर्भपात क्या है, उसमें प्लासेंटा का कुछ भाग गर्भाशय में रह जाता है और उससे क्या हो जाता है, सेप्टिक हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें स्त्री को की मृत्यु भी हो सकती है। सेप्टिक गर्भपात क्या है, सेप्टिक गर्भपात जो है अकस्मात हुए गर्भपात का विफल प्रयास में सेप्टिक की भावना होती है, संभावना होती है, और यह स्थिति अपूर्ण एवं प्रेरित गर्भपात के अंतर्गत आती है। आदतन गर्भपात, उसमें क्या होता है कि जैसे एक के पश्चात एक अनेक कई बार हो गया हो एबॉर्शन, तो उससे क्या हो जाता है कि प्रमुख कारण प्रोजेस्टेरोन की कमी होना है और गर्भाशय के मध्य में पाई जाने वाली आंतरिक संवरणी कभी कभी ढीली हो जाती है, जिससे भ्रूण रुकता नहीं है और फिसलकर ग्रीवा तक आ जाता है। तो ये आदतन गर्भपात है। चिकित्सीय गर्भपात मतलब कि बच्चा ठीक नहीं है या माँ की जान को खतरा है, तब चिकित्सीय गर्भपात होता है। पूर्ण गर्भपात की बात करें तो मतलब इसमें क्या है कि पूर्ण रूप से जो गर्भ है उसको सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है डॉक्टर के देखरेख में। अप्राप्त या लुप्त गर्भपात, इस प्रकार का गर्भपात में भ्रूण के मृत्यु के होने के पश्चात भी कभी कभी अनेक सप्ताह या अनेक महीने गर्भाशय में ही पड़ा रहता है और गर्भाशय का आकार स्थित रहता है, ग्रीवा कसकर बंधा रहता है तथा भूरे रंग का स्राव होता है। इस अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सक से गर्भाशय की सफाई करवानी चाहिए। अच्छा, प्रेरित गर्भपात क्या है? प्रेरित गर्भपात के से तात्पर्य जानबूझकर गर्भपात कराना है या आपराधिक गर्भपात है। ठीक है, तो अगर पूछे कि आपराधिक गर्भपात के अंतर्गत क्या आता है तो वो कौन सा है? प्रेरित गर्भपात है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा 9 तरह का गर्भपात दिया हुआ है। और साथ ही में अगर बात करते हैं हम RH फैक्टर की, तो RH फैक्टर जो है हमारा वो किसके अंतर्गत है? तो RH फैक्टर में जैसे कोई महिला और पुरुष, जैसे इनकी शादी हुई और शादी होने के बाद अगर जो स्त्री है उसमें RH फैक्टर है, ठीक है, तो अगर उसमें RH फैक्टर पुरुष अगर RH पॉजिटिव है और इस स्त्री क्या है, RH निगेटिव है, तो उस समय क्या होगा? होने वाला जो शिशु बच्चा है उसमें क्या हो जाता है? वो भी RH पॉजिटिव हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है? जो यहाँ पर आपका जो पूरा गर्भाशय के अगल बगल, तो वहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर एक सिस्ट सा बनने लगता है जिससे कि प्रेगनेंसी बच्चा एबॉर्ट हो जाता है।
तो इसी कारण से ऐसा होता है, ये RH फैक्टर का है। फिर अगला है हमारा रक्ताल्पता हो जाती है रक्त में लौह लवण की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, रक्त में दोनों की कमी से और उपरोक्त में से क्या लिखा है, उपरोक्त सभी की अधिकता से। तो अधिकता से तो होएगी नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ रक्त में लौह लवण और फोलिक एसिड दोनों की कमी से रक्ताल्पता हो जाती है। गर्भपात का प्रकार है अनिवार्य गर्भपात, संभाव्य गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है, गर्भपात का प्रकार है। तो मैंने बता दिया है आपको, 9 के नाम रट लीजिए, एग्जाम में गर्भपात से प्रश्न आ ही जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जिसमें कुछ ऐसा बहुत खास नहीं मुझे लगा, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था, कि जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि क्या क्या शारीरिक परिवर्तन है, और ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी ग्रंथियों के कौन कौन से कार्य हैं। तो जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो अब यहाँ से जो प्रश्न इसके आगे है, ये पूछ रहा है पोष ग्रंथि स्थित होती है। पोष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, मतलब ये आपकी बात कर रहा है पोष ग्रंथि की। तो पोष ग्रंथि ग्रीवा में स्थित, मतलब गले के पास थायराइड ग्रंथि की बात कर रहा है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक संस्थाओं का वह गुणात्मक संगठन है, वातावरण के प्रति विलक्षण समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? तो यह परिभाषा आलपोर्ट की है। अगला प्रश्न है, गर्भपात का कारण क्या है? रक्त की कमी, गर्भाशय का स्नायुच्युत होना, तीव्र ज्वर की स्थिति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका उपरोक्त सभी। ये पोष ग्रंथि वाला, ये आपका 2 बार हो गया। अगला हमारा कौन सा है, स्वच्छ व शीतल वायु से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? आम, अमरूद, संतरा, चीकू। तो दांतों की देखभाल के लिए आपको क्या लेना चाहिए? संतरे का सेवन करना चाहिए। रक्तहीनता कौन से तत्व के अभाव में हो जाती है? मतलब अनीमिया की बात कर रहा है यहाँ पे। प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरी, आयरन। तो यहाँ पर ये आयरन की कमी से क्या हो जाती है? रक्तहीनता हो जाती है। गर्भिणी के लिए कौन सा वातावरण मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है? प्रेम स्नेह का वातावरण, त्याग कर्तव्य पालन, सेवा शुश्रूषा, क्लेश अशांति। तो सबसे अच्छी बात क्या है? प्रेम स्नेह का वातावरण। घेघा रोग किस तत्व के अभाव में हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। गर्भवती को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? गर्भवती को ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। गर्भवती को किस प्रकार के जूते पहनने चाहिए? हील वाले, बिना हील के, दोनों प्रकार के, कोई नहीं। तो बिना हील वाले जूते पहनने चाहिए, जिससे कि पैरों में दर्द ना हो। प्रसव पूर्व डॉक्टरी परीक्षण में सम्मिलित किया जाता है मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, दोनों। तो आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट दोनों सम्मिलित किया जाता है। गर्भवती को रक्त एवं मूत्र परीक्षण कराना चाहिए प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास, प्रति वर्ष। तो गर्भवती को रक्त एवं मूत्र परीक्षण कराना चाहिए प्रति मास। गर्भवती को करना चाहिए काफी परिश्रम, धूम्रपान, भाग दौड़, नियमित व्यायाम। गर्भवती को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, उसको नियमित व्यायाम करना चाहिए। अगला है, अब ये प्रश्न तो शिशु जन्म तक की अवस्था और शिशु जन्म के पश्चात 15 दिन की अवस्था और शिशु जन्म के 5 माह पूर्व की अवस्था। तो ये या शिशु जन्म तक की अवस्था, तो ये गर्भावस्था है। मैं यहाँ पे ऐसे ही बता देती हूँ आपको। शिशु जन्म तक की मतलब कि निषेचन से लेकर, गर्भाधान से लेकर के शिशु जन्म तक की जो अवस्था है वो क्या है? वो पूरा गर्भकाल है आपका। ठीक है, तो और फिर उसके बाद शिशु जन्म के पश्चात 15 दिन की अवस्था जो है, ये नवजात शिशु की अवस्था है।
ठीक है। और 15 दिन के बाद 2 वर्ष की अगर अवस्था पूछेगा तो ये शैशवावस्था है। फिर उसके बाद अंडाणु गर्भित होने के लिए पहुंचता है, कहाँ पे गर्भित होने के लिए? गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में। तो ये कहाँ? आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। नए जीव का पोषण करने के लिए ओवम में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? ओवम मतलब ओवरीज में क्या मैंने बताया था ना, योक होता है इसमें। जाइगोट का आकार होता है अंडानुमा, गोलाकार, तिकोना, चौकोर। तो जाइगोट का आकार कैसा? अंडानुमा होता है। 2 माह तक के भ्रूण का भार हो जाता है। तो 2 माह तक के भ्रूण का भार 20 ग्राम हो जाता है। पूर्णकाय भ्रूणावस्था में शिशु की लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी ही तो, घटेगी तो है नहीं, तो बढ़ती है। ये करेक्ट आंसर है। भ्रूणावस्था में भ्रूण मानवीय स्वरूप ग्रहण करने लगता है, सभी विकास प्रारंभ हो जाते हैं, शिशु गर्भ में घूमने लगता है, उपरोक्त सभी। तो ये डिंबावस्था में क्या? इसमें लिंग का निर्धारण हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके, वंशानुक्रम, लिंग निर्धारण, बच्चों की स्थिति, ये सारी चीज़ें आपकी डिंबावस्था में हो जाती हैं। और भ्रूणावस्था में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर प्रसव प्रक्रिया की अवस्था नहीं है। भ्रूणावस्था, विस्फारण अवस्था, निष्कासन अवस्था, संपूर्ण अवस्था। तो भ्रूणावस्था जो है ये प्रसव की अवस्था नहीं है बल्कि गर्भकाल की अवस्था है। ओके, और कौन सी? दूसरी अवस्था है जो कि 2 सप्ताह से 2 माह तक चलती है। ये आपकी विस्फारण की अवस्था है, निष्कासन अवस्था एवं संपूर्ण। ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है प्रसव क्रिया की, और ये तीसरी स्टेज है। फिर प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल और जटिलतापूर्ण प्रसव। अच्छा, संभाव्य से आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये प्रसव का प्रकार नहीं, अबॉर्शन का प्रकार है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर ये संभाव्य प्रसव क्या, ये किसी प्रकार का प्रसव नहीं है। प्रसव प्रक्रिया का मुख्य अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? अभी 3 अवस्थाएं मैंने ऊपर दिखाई आपको। तो प्रसव क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। सिजेरियन शिशु उत्पन्न होते हैं, जो सिजेरियन मतलब कि ऑपरेट करके निकाले जाते हैं, वो जटिलतापूर्ण प्रसव के द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रसव प्रक्रिया की अवस्था है भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, विस्फारण अवस्था, बाल्यावस्था। तो जो विस्फारण अवस्था है ये प्रसव प्रक्रिया की अवस्था है। फिर उसके बाद है आपका प्राकृतिक प्रसव को कहा जाता है सरल प्रसव, साधारण प्रसव, स्वाभाविक प्रसव, उपरोक्त सभी। तो अगर प्राकृतिक प्रसव को अगर बात करें हम तो उसको स्वाभाविक प्रसव कहा जाएगा। पेट के ऑपरेशन द्वारा कराया गया प्रसव कहा जाता है। तो ये आपका क्या है? आपका कंटिन्यूअस प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, कॉम्प्लिकेटेड प्रसव। हाँ बिल्कुल, ये आपका उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल प्रसव के अंतर्गत आता है, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, घर में प्रसूति कक्ष होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ बताने वाला नहीं है, जो मेन था बताने वाला वो मैंने अभी आपको बता दिया। एबॉर्शन के प्रकार और ये सारी चीज़ें जो आती हैं एग्जाम में, स्त्री के प्रजनन, तो हम लोग अब लगातार प्रैक्टिस सेट करेंगे। घर में प्रसूति कक्ष होना चाहिए, प्रकाश युक्त या वायुमय, उचित जल निष्कासन, शोरगुल से दूर, उपरोक्त सभी। तो कैसा होना चाहिए? घर में प्रसूति कक्ष, शोरगुल से दूर, उचित जल निष्कासन होना चाहिए और प्रकाश युक्त होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होता है। शिशु का बिस्तर होना चाहिए मुलायम, मोमजामा बिछा हुआ, सफ़ेद गद्दी गिलाफ चढ़ी हुई, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, माता को अपना दूध नहीं देना चाहिए। माता को अपना दूध कब तक नहीं देना चाहिए? तो माता को क्षय रोग से ग्रसित होने पर, दीर्घा ज्वर की अवधि में, और फिर उसके बाद है आपका सिफिलिस रोग से पीड़ित होने पर, उपरोक्त सभी। तो माता को ये सारी कंडीशंस में क्या होना चाहिए? दूध अपना नहीं देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शिशु के वस्त्र होने चाहिए कोमल तथा मुलायम तंतुओं से बने हुए, आगे तथा पीछे से खुले हुए, अधिक मात्रा में नहीं होने चाहिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या होता है? शिशु के वस्त्र होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोमल तथा मुलायम तंतुओं से बने हुए।
आरंभ में नवजात शिशु सोता है कितना, 10 से 12 घंटे, 15 से 18 घंटे, 20 से 30 घंटे, 22 से 24 घंटे। तो ये यहाँ आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह अगर होता 20 से 22 घंटे तब भी आपका आंसर यही होता, और लगभग 20 घंटे होता तब भी यही आंसर होता। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा, तपेदिक रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। तो BT, OPP, DPT, BCG। तो पहला टीका BCG, बार बार मैंने बताया ये तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है, मतलब क्षय रोग के लिए लगाया जाता है BCG का टीका। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस, और फिर उसके बाद क्या DPT, T फॉर टिटनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्षय रोग क्षय रोग नहीं, ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस तीनों रोगों से बचाव के लिए क्या हो जाता है, DPT का टीका लगवाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बच्चों के लोहे की वस्तु से चोट लग जाने पर इंजेक्शन दिया जाता है। तो किस बच्चे को अगर लोहे से चोट लग जाए तो उस समय इंजेक्शन टिटबैक का इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, टिटनेस निरोधक। फिर उसके शिशु के जन्म के पश्चात प्रथम रोग निरोधक टीका लगाया जाता है। बार बार बताती हूँ कौन सा, पहला टीका BCG। ठीक, DPT का टीका किन 3 बीमारियों को रोकता है? मैंने पहले बताया आपको, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और आपका टिटनेस। ठीक है, तो आप ट्यूबरकुलोसिस मत कर दीजिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, अगला है, लगातार खांसी और वजन कम होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। अगर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो कौन सा लक्षण हो जाएगा, आपका क्षय रोग का लक्षण हो जाएगा, तपेदिक क्षय रोग उसका लक्षण हो जाएगा। फिर उसके बाद MMR का टीका किन बीमारियों, ये क्षय रोग का लक्षण है। ठीक है, TB जिसको कहते हैं। MMR का टीका किन बीमारियों से बचाव के लिए लगता है? MMR मतलब मीजल्स, मम्स और रूबेला। ठीक, तो ये तीनों चीज़ों के लिए लगता है। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉमन ग्यूरिन, बैरियर सी ग्यूरिन और बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन और बैसिलस सी कॉमेट। तो मैंने अगर पहले का लेक्चर आपने अटेंड किया है तो मैंने उसमें आपको कायदे से बताया था कि बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन है। तो इसमें कॉमेट और ग्यूरिन जो हैं ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने BCG का टीका बनाया, तो उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया। अगला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशु की साधारणतया लंबाई कितनी होती है? तो नवजात शिशु की साधारणतया लंबाई जो हमारी है वो 30 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 60 और 45 से, तो कितनी होनी चाहिए? 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो साधारणतया इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। नवजात फिर जन्म के समय बालक का औसत भार कितना होता है? तो जन्म के समय बालक का औसत भार होता है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम और 4.5 किलोग्राम। तो बालक का औसत ग्राम पूछा है तो 3.5 किलोग्राम होगा। अगर बालिका का अलग से पूछा होता और 3.5 और 3 में अगर देता तो आप 3 पर तब टिक करते। ठीक है, औसत वजन वैसे 3.5 किलोग्राम, अगर ऐसे ही बच्चे का पूछ लेगा तो 3.5 ही है, अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो। अगर बालिका पूछ लिया तब आप 3 पर टिक करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। जन्म के समय बालिका का औसत भार कितना होता है? तो जन्म के समय बालिका का औसत भार जो है वो कितना होता है? 3.5 किलोग्राम। तो जैसे अलग अलग पूछ लेता, 3.5 और 3 दोनों लिखा होता तब आप 3 पे टिक करते, लेकिन इस तरह से आप टिक नहीं करेंगे तो 3.5 किलोग्राम होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3.5 ना हो, सिर्फ 3 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम हो तब आप 3 किलोग्राम पे टिक करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह औसत भार कहीं पर 3 kg, कहीं पर 3.5 kg है। बालक का भार 1 वर्ष में बढ़ जाता है। 1 वर्ष में मैंने बताया था 6 माह में 2 गुना, 1 माह में 3 गुना, तो कितना बढ़ जाता है? 3 गुना बढ़ जाता है। 6 वर्ष के बालक का भार होता है 25 से 30 पाउंड, 30 से 35 पाउंड और 40 से 45 पाउंड और 45 से 55 पाउंड। तो अगर 6 वर्ष का बालक है हमारा तो उसका भार कितना हो जाएगा? उसका भार हो जाता है 40 से 45 पाउंड। ठीक है, तो इसको आप निकाल करके देख लीजिएगा कि किस तरह से पाउंड को निकालते हैं। और हम लोग जानते हैं कि क्या एक जैसे 7 या 8 पाउंड का हुआ
तो ये आपका 3.5 किलो का, तो इसको आधा मान लें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब उसी के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो आप निकाल पाएंगे। 6 वर्ष के बालक की लंबाई बढ़ जाती है। 6 वर्ष की बालक की लंबाई कितनी बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है 40 से 41 सेंटीमीटर तक। कितनी बढ़ती है? 40 से 41 सेंटीमीटर। 1 वर्ष में बालक की हड्डियों की संख्या हो जाती है, 1 वर्ष में बालक के हड्डियों की संख्या हो जाती है 370। कितनी हो जाती है? 1 वर्ष में बालक के हड्डियों की संख्या हो जाती है 370। 5 वर्ष की अवस्था में बालक का सिर विकसित हो जाता है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक का सिर 50%, 60%, 70%, अगर 80% भी होता तब भी, और 90% हो जाता है, विकसित हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये था तो मैं इसको देख लेती हूँ, और आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है जिससे टाइम नहीं लगेगा। मैं बालक के शारीरिक भार को भागों में विभाजित किया सकता है। कितने भाग में विभाजित करेंगे इसको? तो इसको जो बालक का शारीरिक भार है उसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, फिर 5 वर्ष की अवस्था के बालक का सिर विकसित हो जाता है। कितना? 90% तक। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 370 नहीं, हड्डियों की संख्या नहीं पूछा है। नवजात शिशु में हड्डियाँ होती हैं, कैसी होती हैं? मुलायम होती है, कार्टिलेज वाली। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 1 वर्ष के बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 370 हो जाती है। 6 वर्ष के बालक का भार कितना हो जाएगा? तो 6 वर्ष के बालक का भार हो जाएगा 40 से 50 पाउंड। कितना? 40 से 50 पाउंड के बीच में हो जाएगा। अगला है हमारा क्रियात्मक विकास कितने क्रम के आधार पर होता है? तो बालक का क्रियात्मक विकास का मतलब हो जाता है आपका मोटर डेवलपमेंट। तो जो बालक का क्रियात्मक विकास है वो कितने आधार पर होगा? वह 2 आधार पर हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर की गतियां हैं उन्हीं के द्वारा क्रियात्मक विकास होता है। जैसे हाथों का कौशल, चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरना, ये सब किसका है? ये सब हमारे मोटर डेवलपमेंट का ही प्रकार है। तो क्रियात्मक विकास में एक होता है सेंसरी मोटर, मतलब अपने सेंस के द्वारा, और दूसरा होता है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ बता देती हूँ मैं कौन सा आपका सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, मतलब आपकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा, और दूसरा आपका फिजिकल मतलब शरीर के द्वारा, फिजिकल मोटर डेवलप अच्छा, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आ जाता है? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? संवेदना की सहायता से क्रियाओं के अर्थ स्नायु संस्थान द्वारा समझकर वातावरण के अनुकूल समायोजित व्यवहार करता है। अपने 5 संवेग जो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा है उसके द्वारा देखना, सूंघना, सुनना, स्वाद करना, स्पर्श करना, इसके द्वारा अनुभव करके वो अपना डेवलपमेंट करता है। और शारीरिक क्रियात्मक में हम जानते हैं क्रियात्मक विकास में क्या होता है? उसमें सिर, धड़, हाथ, पैर की जो मांसपेशियां हैं और जो बड़ी मांसपेशियों का विकास छोटी मांसपेशियों के क्रियाशील विकास की अपेक्षा शीघ्र होता है। ठीक है, तो बड़ी मांसपेशियों का क्रियात्मक विकास छोटी मांसपेशियों के क्रियात्मक विकास की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सिर से आरंभ होने वाले क्रियात्मक विकास को क्या कहते हैं? टॉप टू बॉटम, मस्तकाधोमुखी क्रम। अगला है प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम कहलाता है। तो जो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम है वो क्या है? आपका निकट से दूर। ठीक है, निकट से दूर, जिसको हम कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर है, ये निकट से दूर का क्रम कहलाता है। क्रियात्मक विकास के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। तो क्रियात्मक विकास जो है उसके कितने प्रकार हैं? अभी मैंने बताया 2 प्रकार हैं, एक सेंसरी मोटर है और दूसरा फिजिकल मोटर है। फिर क्रियात्मक विकास का महत्व है क्योंकि शारीरिक विकास को पूर्णता के लिए, मानसिक विकास के सहयोगशीलता के लिए, संवेगात्मक व्यवहारों के निर्धारण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो ये उपरोक्त सभी के लिए। अगला है हमारा संवेगों के कारण किसमें परिवर्तन होता है? व्यवहार में, आदतों में, स्वास्थ्य में, क्रोध में। तो संवेगों के कारण किसमें परिवर्तन हो जाएगा? हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो जो संवेग हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उनके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो जो हमारे जर्सील महोदय इनकी आप परिभाषा देख लें। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा है। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? संवेग प्राणी की उद्वेलित अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेगात्मक अवस्था में अनुमति के लहजे के साथ साथ शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं। तो ये हम इनका। और यंग ने कहा संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा व्यवहार, चेतना, अनुभव तथा अंतरावयव
क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये जो संवेग हैं आपके, उनमें संवेगों की कुछ विशेषताएं भी होती है। थोड़ा सा मैं बता दूं, अनुभव और बौद्धिक योग्यताओं की कमी होती है। जो संवेग होते हैं वो क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं, मतलब बहुत जल्दी से आते हैं, उत्पन्न हुआ और बहुत देर तक नहीं रहते हैं, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके संवेग तो बहुत ही ज़्यादा क्षणिक होते हैं, क्योंकि फ़ौरन गुस्सा आता है, फ़ौरन हंसने लगते हैं। और अनुभव के और बौद्धिक योग्यताओं की कमी होती है, स्मृति विस्तार तथा ध्यान का विस्तार कम होता है, ठीक है। और बालकों में संवेगों की तीव्रता अधिक होती है लड़कियों की अपेक्षा। बालकों में संवेग की आवृत्ति जल्दी जल्दी होती है। आयु वृद्धि के साथ बालकों के जो संवेग हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपका किसका है, संवेग की मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि संवेग आपके होते क्या है। अगर मैं आपकी बात करूं कि सुखद संवेग के अंतर्गत, जैसे निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आ जाते हैं ना, तो अफेक्शन है, जैसे प्यार है ना, आपका हर्ष है, जिज्ञासा है, ये सब आपके क्या है, सुखद संवेग हैं। अगर दुखद संवेग की बात करें तो क्रोध, आक्रामकता, भय है, ठीक है, तो ये सब आपके निगेटिव के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ईर्ष्या है, ये सारे आपके जो हैं ये निगेटिव संवेग के अंतर्गत आएंगे। कष्ट तथा रोना है, परेशानी है, चिंता है, शाइनेस है, ये सब निगेटिव आपके संवेग हैं। और संवेग को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करेंगी, शिक्षण प्रभावित करेगा। संवेग को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होंगे, इसमें शिक्षण प्रभावित करेगा, परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक योग्यता, थकान व भूख, कुछ विशेष परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे संवेगों को प्रभावित करती हैं। और महत्वाकांक्षा का जो स्तर है ये भी संवेगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा हम महत्वाकांक्षी हो जाएं, हमें वो चीज़ें प्राप्त ना हो, तो उससे भी हम क्या होते हैं, भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। फिर क्रोध का संवेग आने पर व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाता है, तो जब भाई क्रोध आएगा तो व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाएगा। संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, माता पिता की आवृत्तियाँ, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। शारीरिक स्वास्थ्य भी संवेग का कारण, पर्यावरण भी, माता पिता की आवृत्तियाँ। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम विकलांग हैं या फिर किसी लंबी बीमारी की स्थिति में हैं, तब भी हम सबके बराबर काम को कर नहीं पाएंगे और उससे क्या होगी, हमारे अंदर भग्नाशा उत्पन्न हो जाएगी। प्रतिकूल परिस्थितियां बच्चे को बनाती हैं आशावादी, निराशावादी, घमंडी, महत्वाकांक्षी। तो प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब आपके अनुकूल ना होकर के हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां हम कुछ कर पाएं, तो क्या हो जाता है, निराशावाद, मतलब कि भग्नाशा उत्पन्न हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में बच्चे को बनाती है आशावादी, निराशावादी, घमंडी, महत्वाकांक्षी। तो जो आपकी अनुकूल परिस्थितियां हैं वो बच्चे को क्या बनाती हैं, आशावादी बनाती हैं। फिर सकारात्मक संवेग हैं। सकारात्मक संवेग स्नेह एवं ममता, क्रोध, भय, ईर्ष्या। तो क्रोध, भय, ईर्ष्या ये आपके नकारात्मक है और स्नेह एवं ममता ये क्या है, सकारात्मक संवेग हैं। नकारात्मक संवेग क्या है, इसमें हर्ष, उत्साह, स्नेह एवं ममता ये कौन से, सकारात्मक हैं, और ये क्रोध आपका नकारात्मक संवेग है। यहाँ पर थोड़ा सा दिया है मैंने, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैं अपनी तरफ से सोच रही हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। व्यक्ति में सबसे अधिक पाया जाने वाला संवेग कौन सा है, तो भय जो है वो सबसे अधिक व्यक्ति में पाया जाता है। संवेगों के कारण बालक एवं बालिकाओं में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो बालिकाओं के व्यवहार में, एक चिकित्सक में वांछित गुण उसकी मुद्रा है, एक चिकित्सक में वांछित गुण उसकी मुद्रा है, और उसकी कौन सी मुद्रा है जो कि उसका वांछित गुण है, तो यहाँ पर है प्रसन्नता। अब फिलहाल आपके पास ऑप्शन होंगे ना, वहाँ प्रसन्नता मुद्रा है, प्रसन्न मुद्रा है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रसन्न है। भाव मानव के व्यवहार को क्या करते हैं, ये अभिप्रेरित करते हैं। भाव जो है वो मानव के व्यवहार को क्या करते हैं, अभिप्रेरित, मोटिवेट करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बच्चे को क्या बना देती है, निराशावादी बना देती है। नहीं, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल परिस्थितियाँ है ना, तो ये क्या करेंगी, आशावादी बनाएंगी। और फिर उसके बाद बालकों में संवेग देर तक नहीं रहते, यह उनकी विशेषता है। तो यह उनकी कैसी विशेषता है, यह उनकी क्षणिक विशेषता है। मैंने आपसे बताया ना कि क्षण भर में आता है और क्षण भर में चला जाता है, परमानेंट नहीं होता, तो ये उनकी क्षणिक विशेषता है। बालकों के संवेगात्मक अनुक्रियाओं में वैयक्तिक पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है,
तो उसमें वैयक्तिक तीव्रता पाई जाती, बाल अनुक्रियाओं में वैयक्तिक आपकी भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। बालकों का संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, उनके संवेगों में क्या पाई जाती है? तीव्रता पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लें कि ये यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, मेरे लिखने पे मत जाइए आप। अगला है हमारा वाणी विकार है तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी और उपरोक्त सभी। तो ये तुतलाना, हकलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये सभी क्या है? ये आपके वाणी विकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जैसे आपका भ्रष्ट उच्चारण है, मतलब कि सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे, लिपसिंग जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद तुतलाने को क्या कहते हैं? स्टटरिंग कहते हैं। तीव्र और फिर हकलाने को क्या कहते हैं? स्टैमरिंग कहते हैं। तीव्र अस्पष्ट वाणी मतलब क्लटरिंग, मतलब बोल रहे हैं और हमारा शब्द एक के ऊपर एक चढ़ रहा है। फिर उसके बाद अस्पष्ट उच्चारण, तो ये सारे क्या हैं? आपके वाणी दोष के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है? वाणी दोष है शब्द अर्थ से संबंधित दोष, वाक्य संरचना में दोष, उच्चारण में दोष, उपरोक्त सभी। तो वाणी दोष के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? बुद्धि है, परिपक्वता है, स्वास्थ्य है, उपरोक्त सभी है। तो जो हमारा भाषा विभाग वो विकास है, उसको ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी। अगर जिह्वा की स्थिति सही नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हमारे भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। विशिष्ट शब्दावली में निम्न क्षेत्रों में संबंधित शब्द होते हैं: रंगों की से संबंधित, संख्याओं से संबंधित, समय संबंधित तथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है उपरोक्त सभी। विशिष्ट शब्दावली में निम्न क्षेत्रों से संबंधित शब्द हो, रंगों से संबंधित है, संख्याओं से संबंधित, समय से संबंधित। तो निम्न क्षेत्रों में ये क्या होते हैं? अगला प्रश्न है वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां हैं। तो वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां मतलब जैसे हम बोलना शुरू करते हैं उससे पहले की क्या करते हैं? रोते हैं, बलबलाना है, हाव भाव है, उपरोक्त सभी। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। शैशवावस्था में ये सारी चीज़ें देखने को हमको मिल जाती हैं। अगला है हमारा प्रश्न। अब ये सारे इतने ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत कुछ समझाने वाला था, तो इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन आंसर लिया है कि आपका सारी चीज़ें कवर हो जाए और आपका कुछ छूटे ना। जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। किस आयु में बालक में सामाजिकता का विकास अधिक नहीं होता? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में। तो कौन सी आयु है जिसमें बालक में सामाजिकता का विकास नहीं होता? 2 वर्ष के बालक में, क्योंकि बच्चा अपने उसका परिवार ही उसका दुनिया होता है और वो कहीं मतलब बाह्य वातावरण से उतना परिचित नहीं होता। शिशु असामाजिक होता है जन्म के समय, 10 वर्ष में, 2 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो जो शिशु है वो असामाजिक कब होगा? शिशु असामाजिक जन्म के समय में असामाजिक होता है, क्योंकि उसका समाज से कोई भी संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। किस आयु में बालक में प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है? तो प्रतियोगिता की भावना जो है वो बालक में 3 वर्ष में आरंभ हो जाती है। अगर ईर्ष्या की बात करें तो ईर्ष्या 4 वर्ष में आरंभ होती है। और सामाजिक बुद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ ठीक प्रकार से चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है सोरेनसन का। क्या है? सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ दूसरों के साथ ठीक प्रकार से चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। तो ये किसका है? सोरेनसन का कथन है। शैशवावस्था में बालक विशिष्ट सामाजिक व्यवहार व्यक्त करता है। शैशवावस्था में विशिष्ट सामाजिक व्यवहार कौन सा व्यक्त करता है? ईर्ष्या, अनुकरण, अवरोधी व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो शैशवावस्था में जो बालक होता है ये सारे व्यवहार करता है, क्योंकि अनुकरण वो करता ही करता है। ईर्ष्या और अवरोधी व्यवहार, मैंने आपसे बताया था कि ईर्ष्या जो है वो बाहरी लोगों से यहाँ पर, तो यहाँ इन्होंने ईर्ष्या को सही माना है, तो चलिए ठीक है। ईर्ष्या को भी अवरोधी व्यवहार तो वो करता ही है, तो इसलिए 2 ऑप्शन सही हैं, तो एक को इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था में बालक का विशिष्ट सामाजिक व्यवहार, आक्रामकता, निषेधात्मक व्यवहार, सहयोग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। आक्रामकता पूर्व बाल्यावस्था में आक्रामक होता है, निषेधात्मक व्यवहार बहुत ही बदतमीज इस टाइम होता है वो, और सहयोग
सहयोग करता है, हाँ थोड़ा मतलब अपने बड़े हैं और जैसे कोई काम कह देते हैं तो उनके साथ सहयोग भी कर लेता है। सामाजिक विकास की अवस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था कि जो सामाजिक विकास की अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? जो उत्तर बाल्यावस्था है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं गैंग एज के नाम से जानते हैं ना। ये हमारी कौन सी है? गैंग एज है। ठीक। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है ये हमारी खोजी अवस्था है। और शैशवावस्था ये कौन सी है? अनुकरण की अवस्था है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वही सामाजिक विकास की अवस्था होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट होगा। जन्म के समय शिशु जान पड़ता है। तो जन्म के समय शिशु कैसा जान पड़ता है? तो असामाजिक। जन्म जब होता है शिशु का तो वो कैसा दिखाई देता है? असामाजिक, क्योंकि उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। 5 माह तक शिशु का सामाजिक विकास रूप से दिखाई देता है। तो 5 वर्ष तक जो शिशु है उसका सामाजिक विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे सबको पहचानना शुरू कर देता है, पिता को पहचानने लगता है, और भी लोग बुलाते हैं तो उनको तरफ ध्यान देने लगता है। 3 वर्ष से बालकों में का प्रारंभ हो जाता है। तो 3 वर्ष से बालकों का क्या प्रारंभ हो जाती है? प्रतियोगिता की भावना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। 11 से 14 माह का बालक भावना के विकास से मिलता है। तो यहाँ पर जो 11 से 14 वर्ष का बालक है भावना का विकास देखने को मिलता है। कौन सी भावना? तो उसमें सहयोग की भावना देखने को मिलती है। कौन सी? सहयोग की भावना देखने को मिलती है। फिर 5वां है आपका, से पूर्व बालक आत्म केंद्रित होता है। तो आत्म केंद्रित बालक कब होता है? तो 6 वर्ष से पूर्व बालक क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। 6 वर्ष, ठीक है, यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएगा। तो 6 वर्ष से पूर्व बालक क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। खेल का प्रकार नहीं है, व्यक्तिगत खेल, कल्पनात्मक खेल, रचनात्मक खेल और क्रियात्मक खेल। तो खेल के प्रकार के अंतर्गत ये आपके चारों प्रकार दिए हुए हैं। अच्छा, खेल है क्या? खेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फिर आगे प्रश्नों को करते हैं। रॉस ने कहा, कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना होता है, जबकि खेल में वह स्वयं की इच्छा पर आश्रित होता है। वैलेंटीन ने कहा, खेल कार्य का एक प्रकार का मनोरंजन है। ठीक है। और हार्लॉक ने कहा, खेल में कार्य की अपेक्षा कम शक्ति व्यय होती है, खेल में लक्ष्य अधिक स्पष्ट होते हैं और कार्य में कम। ठीक। तो ये अलग अलग लोगों ने खेल के बारे में कहा है। और खेल से क्या हो जाता है? फिजिकल आपका डेवलपमेंट, शारीरिक होता है, संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। और खेलों का सामाजिक महत्व तो होता ही है। लोग क्या होती है? सहकारिता की भावना, ये सारी चीज़ें होती है। और खेल द्वारा नैतिक विकास भी होता है, क्योंकि उसमें सही गलत कहते हैं, नहीं बेईमानी कर रहे हो, ये गलत है, ये सही है। तो खेलों के प्रकार की अगर हम बात करें तो खेलों के प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं? आपके हो गए कल्पनात्मक खेल, मतलब इमेजिनेटिव प्ले। ठीक है। जैसे दुकान लगा ली, कहती कि हमने दुकान लगा ली, हम शॉपकीपर हैं, तुम मेरे यहाँ सामान खरीदने आओगे तो इस तरह से ऐसे ऐसे होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह का खेल। फिर स्वप्रेरित खेल, मतलब सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप से ही खेल रहे हैं, खिलौने के साथ खेल रहे हैं, हाँ, तो स्वप्रेरित खेल कहलाते हैं। उसमें नियम निष्ठा का अभाव रहता है, क्योंकि बालक जब चाहता है खेलना प्रारंभ करता है और उसकी इच्छा जब हुई तो वो बंद कर देगा। फिर कलेक्टिव प्ले, संग्रहात्मक खेल, इसमें 3 या 4 वर्ष के आयु से अधिक खेलते हैं बच्चे। और फिर मनोरंजनात्मक खेल होता है। फिर संगठित खेल है, रचनात्मक खेल है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि इसमें खेल का प्रकार कौन सा नहीं है? तो मैंने आपको खेल के प्रकार अभी आपको बताए, और खेल का प्रकार कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत कुछ नहीं है, स्वप्रेरित खेल होता है, लेकिन व्यक्तिगत खेल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। खेल की विशेषता नहीं है, जन्मजात, आनंददायक, वंश से निर्धारित, नियमबद्धता। तो खेल की विशेषता क्या नहीं है? नियमबद्धता। बहुत ज़्यादा नियम नहीं होने चाहिए, खेल और कार्य में यही अंतर है। ठीक है। जन्मजात बच्चे बचपन से ही खेलते हैं और ये सारी चीज़ें होती ही हैं। रचनात्मक खेल नहीं है, पुलिस चोर का खेल, गुड्डा गुड़िया बनाना, सजावटी वस्तुएं बनाना, घरौंदे बनाना। अगर घरौंदा बना रहे हैं तो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, सजावटी वस्तुएं बना रहे हैं तब भी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, और गुड्डा गुड़िया बना रहे हैं तब भी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। तो पुलिस चोर का खेल कोई रचनात्मक खेल नहीं है। बालक कितने वर्ष में बौद्धिक खेल खेलना प्रारंभ कर देता है? तो बालक 7 वर्ष में बौद्धिक खेल खेलना प्रारंभ कर देता है।
जो इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आपकी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले की जो अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसी अवस्था में बौद्धिक खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। चिंतन पर आधारित खेल है, गुड़िया बनाना, घर बनाना, गुब्बारे फोड़ना, शतरंज। तो शतरंज खेलना ये मेंटल गेम है। खेल की विशेषता क्या है? जन्मजात, आनंददायक, आत्म प्रेरित, उपयुक्त, सभी। तो खेल जो हैं वो क्या हैं? वो सारे होते हैं, आत्म प्रेरित होते हैं, जन्मजात, आनंददायक, ये सारे होते हैं। तो उपयुक्त, सभी करेक्ट आंसर। जिस खेल में कोई अनुशासन नहीं होता उस खेल को क्या कहते हैं? तो जिस खेल में कोई अनुशासन नहीं होता है भाई, वो हमारा अपनी प्रेरणा से खेला हुआ खेल है। हमारे पास गेम है, हमारा जब मन करेगा खेलेंगे, जब मन करेगा उसको उठा करके रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, गल और उपगल ग्रंथि वाला। फिर अंगूठा चूसने का, यह समस्यात्मक बालक वाला आ गया। ठीक है, तो अंगूठा चूसने का कारण नहीं, असुरक्षा की भावना है, शारीरिक योग्यताओं की कमी है, वंशानुक्रम, माता पिता द्वारा उपेक्षा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अंगूठा चूसना कारण नहीं है, वंशानुक्रम का कोई कारण अंगूठा चूसना नहीं है। बालक तुतला कर बोलता है 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। तो बालक कब तुतला करके बोलता? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक। अगला है नाखून काटने की समस्या आरंभ होती है। बालक जब नाखून काटना शुरू करता है तो वो कब आरंभ हो जाती है? 2.5 से 3 वर्ष में। भय का कारण है वंशानुक्रम, असुरक्षा की भावना, डरावनी कहानियाँ, आत्मविश्वास की कमी। ठीक है, तो भय का कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर? डरावनी कहानियाँ। क्रोध का कारण क्या है? किसी प्रिय वस्तु की हीनता, किसी बात से निराश होना, बालक का अस्वस्थ होना, उपयुक्त, सभी। तो क्रोध का कारण क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि ये भी होगा, निराशा हो जाएगी, अस्वस्थ होना भी, ये सारे क्रोध के कारण हैं। कुपोषण के कारण भी बच्चे क्या हो जाते हैं? काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिस्तर भिगोने का कारण क्या है? गुर्दे में दोष होना, मूत्र प्रणाली में दोष होना, संवेगात्मक तनाव होना, उपरोक्त, सभी। तो बिस्तर गीला करने के कारण क्या हो सकते हैं? ये सारे हो सकते हैं। ये हमें देखना चाहिए। अच्छी टॉयलेट ट्रेनिंग दे करके बच्चे को, क्या उसके बाद भी वो बेड वेट करते हैं, तब उससे आपको ये पता चल सकता है। विध्वंस का कारण क्या है? विध्वंस का कारण है कि माता पिता का हस्तक्षेप, समुचित पौष्टिक भोजन न मिलना, मानसिक तथा शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना, उपरोक्त, सभी। तो विध्वंस का कारण क्या हो जाता है? ये सभी विध्वंस के कारण हैं। मतलब कि बहुत गुस्सा आ जाए आपको, हर बात में कोई टोका टाकी हरदम करता रहता है, तो क्या होता है? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो विध्वंस का निदान क्या है? प्यार से समझाएं, संवेगात्मक सुरक्षा उत्पन्न करें, बालक को व्यस्त रखें, उपरोक्त, सभी। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो विध्वंस नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न है हकलाने का उपचार क्या है? तो बालक के सामान्य स्वास्थ्य पर ध्यान दें, बालक की मानसिक अवस्था को दूर करें, बालक के शारीरिक दोष को दूर करें, उपरोक्त, सभी। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त, सभी। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखेंगे अंगूठा चूसना एक साधारण क्रिया है। तो कब? जब शैशवावस्था में बालक होता है उस समय क्या होती है? ये एक साधारण क्रिया होती है। अंगूठा चूसने की आदत कितने वर्ष तक रहती है? तो अंगूठा चूसने की आदत लगभग 2 से 3 वर्ष तक रहती है। प्रायः बालक वर्ष में तुतलाकर बोलते हैं। कितने वर्ष तक तुतलाकर बोलते हैं? तो 3 वर्ष तक तुतलाकर बोलते हैं। के समय माता भयभीत रहती है जिसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। तो गर्भावस्था के समय अगर माता भयभीत रहेगी तो बच्चा कैसा हो जाएगा? डरपोक हो जाएगा, उसके अंदर भय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बालक में विध्वंसकारी समस्या का प्रारंभ कब होता है? तो बालक में विध्वंसकारी समस्या का प्रारंभ 2 से 3 वर्ष की आयु में होता है। अंगूठा चूसने का कारण बालक में क्या होता है? असुरक्षा की भावना होती है। अगला है वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है बाल अपराधी कहलाता है। यह कथन किसने दिया है? तो ये बाल अपराध की अगर हम बात करें तो बाल अपराधी कौन? समाज विरोधी व्यवहार का कोई भी प्रकार जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करे। ये किसने कहा है? ये न्यू मेयर ने कहा है। और जो मापदंड से विचलित होने की बात है कि ये इन्होंने किसने कही है? हीले महोदय के अनुसार वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मानदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है। तो यह कथन किसका है?
का है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध असामाजिक व्यवहार है, ये किसका कथन है? तो बाल अपराध को असामाजिक व्यवहार कहा है आपके हेडफील्ड ने। किसने? हेडफील्ड ने कहा कि बाल अपराध एक असामाजिक व्यवहार है। बाल अपराध का कारण क्या है? हितकारी या दयालु बाल अपराध, स्वाभाविक बाल अपराध और फिर साधारण बाल अपराध, उपरोक्त सभी। तो बाल अपराध के प्रकार की अगर हम बात करें तो बाल अपराध के ये सारे प्रकार हैं। अगर बाल अपराध को हम देखें कि बाल अपराध के प्रकार कौन कौन से हैं, अगर हम कहेंगे कौन सा बच्चा बाल अपराधी में दूसरों से झगड़ा करने वाला, अत्यधिक क्रोध, कमजोर, निर्धन के मतलब अकारण मारना किसी को, अभिभावकों के नियंत्रण में नहीं रहना, घर से भाग जाना, लड़कियों को चिढ़ाना, बिना टिकट यात्रा करना, चलती ट्रेन से कूदना, चेन खींचना, आवारागर्दी करना, ये सब क्या हैं? ये सब बाल अपराधी के लक्षण हैं। तो जो बाल अपराध का कारण मतलब किस कारण से बाल अपराध हो जाता है, तो वंशानुक्रम संबंधी भी कि माता पिता अगर क्रिमिनल हैं तो वो भी बच्चा भी उसी तरह का निकल जाता है। और वातावरण संबंधी मतलब अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं है, सौतेले माँ बाप हैं, पारिवारिक सदस्य बहुत ज़्यादा हैं, अनैतिकता है घर में, परिवार के बच्चों का क्रम स्थान जैसे छोटे बड़े से भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, और घर के लोगों का बच्चों पर नियंत्रण ना हो पाने के कारण भी बाल अपराध होता है। स्कूल का वातावरण भी, परिवार से निकल करके बच्चा स्कूल में गया और स्कूल में भी अगर उसकी बातों को अनसुना करा जा रहा है, दूसरे बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, या दूषित स्कूल वातावरण जो बाल अपराधी बनाने का पूरा प्रयास कर मतलब वहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चों के साथ उसका मिलना जुलना हो गया जिससे कि बाल अपराध बढ़ जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब स्कूल या कक्षाओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि इसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा कर दे तो न जाने कब ये बालक बाल अपराध की ओर बढ़ जाएं, ठीक है। अध्यापक का व्यवहार भी इसको प्रभावित करता है और स्कूलों में मार्गदर्शन की कमी भी है कि बताना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को अपनेपन का व्यवहार मिले। इसका मनोवैज्ञानिक कारण उसमें यही है, मनोवैज्ञानिक कारण में कि घर की जैसे कुंठा हो गई, आपको निम्न बुद्धि है, शरीर से कोई विकलांगता है, तो इस सारे कारण से भी, शरीर रचना से भी, इससे भी बाल अपराध उभरता है, ठीक है। तो अगर हम बाल अपराधियों की मतलब जुवेनाइल जो है आपका बाल अपराध वाला, उसके अगर हम प्रकार को देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो बाल अपराधी बच्चे हैं उनका वर्गीकरण मतलब किस तरह से किया गया है कि आक्रामक आधार पर, तो स्तर का आधार, संस्थागत, हैं, और फिर हितकारी या दयालु बाल अपराध, तो जिसके अंतर्गत आपका ये आ गया। फिर उसके बाद दूसरा है स्वाभाविक बाल अपराध, इसमें ये आ गया। फिर साधारण बाल अपराध, उसमें ये आ गया। 3 तो हमारे यही हो गए। फिर उसके बाद चौथे पे प्रतिक्रियात्मक बाल अपराध मतलब प्रतिक्रिया करने वाला, और मनोस्नायविक अपराध, ठीक है। तो ये हमारे अपराध के कई नाम हैं। तो कौन कौन से हैं? हितकारी या दयालु, स्वाभाविक बाल अपराध, साधारण बाल अपराध, प्रतिक्रियात्मक बाल अपराध, मनोस्नायविक बाल अपराध, ठीक है। तो यहाँ मनोस्नायविक में क्या होता है, जिससे अपनी मतलब कि अपने जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको दमित कर दिया है, इच्छा को अपने दमित कर दिया है, उसके कारण जो अपराध होता है वो आपका मनोस्नायविक बाल अपराध के अंतर्गत आ जाता है। और रोकथाम इसकी क्या होनी चाहिए? परिवार के वातावरण में सुधार, स्कूल वातावरण में सुधार होना चाहिए, सुधारात्मक प्रयास किए जाएं, मनोवैज्ञानिकों का चयन किया जाए। तो इस तरह से बाल अपराधी की समस्या को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। आई होप कि बाल अपराध आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपराधी बालक की विशेषता, संवेगात्मक कुसमायोजन, चिंता का स्तर, अधिक आक्रामक, तो ये सारे हैं, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। बाल अपराध का कारण है वंशानुक्रम संबंधी, वातावरण संबंधी, स्कूल संबंधी, अभी अभी मैंने आपको ये समझा दिया, तो ये सभी इसके कारण हो जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपराधी बालक में चिंता का स्तर कैसा हो जाता है? बहुत ऊंचा हो जाता है। कैसा होता है? बहुत ऊंचा होता है। अपराधी बालक संवेगात्मक का शिकार होते हैं। तो कौन सा? तो संवेगात्मक कुसमायोजन के शिकार होते हैं। कुसमायोजन। फिर अपराधी बालक अधिक होते हैं। तो अपराधी बालक क्या अधिक होते हैं? तो अपराधी बालक आक्रामक अधिक होते हैं। अधिक कैसे? अधिक आक्रामक होते हैं। बाल अपराधों का संबंध बालकों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों से होता है।
बालकों के, इसका ऑप्शन अगर आपको दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। वंशानुक्रम में भी बाल अपराधों को देता है। क्या देता है वंशानुक्रम? बढ़ावा देता है या प्रोत्साहन देता है। तो इस तरह से ये आपका बाल अपराध वाला ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर आगे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात हम करें तो दिमाग वाले की बात हो रही है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। और एक प्रश्न आया था ना कि RH फैक्टर, तो RH फैक्टर 2 प्रकार का होगा, एक पॉजिटिव होगा और आपका एक निगेटिव हो जाएगा। ठीक, क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सदैव व्यक्तिगत होती है। संज्ञानात्मक के अंतर्गत अनेक मानसिक प्रक्रियाएं निहित हैं। संज्ञानात्मक परिवेशीय उद्दीपकों एवं व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं का कार्य करता है। परिवेशीय उद्दीपकों तथा व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? विकासात्मक सिद्धांत है, जो कि हमारे जिन पियाजे महोदय ने दिया है। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था की विशेषता क्या है? अच्छा, औपचारिक की बात करें, यह 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास और समस्या समाधान की क्षमता का विकास, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें, तार्किक चिंतन भी करने लगेगा, अमूर्त चिंतन भी करेगा और समस्या समाधान की क्षमता का विकास भी हो जाएगा। स्थूल संक्रियात्मक की अवस्था की अवधि होती है, मतलब स्थूल मतलब मूर्त संक्रियात्मक। तो मूर्त संक्रियात्मक की बात हम करते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक में देखिए, औपचारिक की बात करें तो औपचारिक हमारा 11 से लेकर के उसके आगे का समय हो जाता है। तो इसी से 11 वर्ष से पहले का जो समय होगा ये स्थूल संक्रियात्मक का होगा। सबसे पहले संवेगी पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था, ये देखिए प्रश्न देखिए किस तरह से पूछा है। ये है आपका संवेगी प्रेरक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष। ठीक, और फिर अगर उसके बाद स्थूल संक्रियात्मक की बात अगर करता है तो स्थूल संक्रियात्मक में 7 से 12 वर्ष आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व की अवस्था है। फ्रॉइड ने कौन कौन सी अवस्था बताई है? मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था। बिल्कुल, ये सारी अवस्थाएं फ्रॉइड के अनुसार है। ठीक, और इरिक्सन ने विकास की अवस्थाएं बताई। तो मैंने आपसे जब बताई थी स्टेज थ्योरी तो कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8। इरिक्सन के अनुसार विकास की अवस्था है मुख संवेदी अवस्था, पेशीय गुदा अवस्था, गतिमान लैंगिक अवस्था, उपयुक्त सभी। तो इरिक्सन के द्वारा मुख संवेदी अवस्था और पेशीय गुदी अवस्था ये भी उन्हीं के द्वारा, गतिमान लैंगिक अवस्था ये भी इरिक्सन के द्वारा ही दी गई है। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। इंद्रिय गतिकाल, बाल क्रियाकाल, औपचारिक क्रियाकाल, उपयुक्त सभी। तो इंद्रिय भी है और औपचारिक भी है और बाल क्रियाकाल ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, हिंदी इस तरह से इसकी दी है, लेकिन 2 हमारा सही है तो इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट आपका यहाँ पर मुझे जितना मुझसे हो सका मैंने कवर करने की कोशिश की है। इससे पहले वाला पार्ट जो है वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है आपका। तो प्लीज़ आप पढ़ें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें। आपका पेपर परसों है। आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए आप अपने पेपर को पूरे कॉन्फिडेंस से दें। ओके, थैंक यू।